अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है देखते हैं और वेलकम करते हैं उन लोगों को जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि इससे हमें इंकरेज मिलती है। लाइक भी क्या करें साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स बताओ, एंड आल्सो राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, और फैक्टर्स भी बताओ जो बॉइलिंग पॉइंट पे असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इनको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लो तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर आप इनको एक साथ लाकर लिखोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में पहले आपने समझनी है, फिर आपने देखनी है। ये आपके पास एक बॉयल होता हुआ वाटर है, ठीक है। इसके अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूं पहले नंबर पर, क्योंकि इससे पहले ही अभी हम एक दो लेक्चर पहले इवेपोरेशन के बारे में पढ़कर आए हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या हुआ। इवेपोरेशन भी पानी का बुखारात बनना है, यानी किसी लिक्विड का बुखारात बनकर चला जाना है, और ये बॉइलिंग भी ऐसा ही होती है कि कोई आपके पास पानी पड़ा है, क्योंकि पानी की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा समझ में आती है। अदरवाइज कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है तो वो लिक्विड भी उड़ जाएगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो पहला फर्क जो है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। वो मैंने वहां भी बताया था आपको कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन बॉइलिंग हर टेम्परेचर पर नहीं होती। इवेपोरेशन में आपको बबल्स निकलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन बॉइलिंग में आपको नजर आते हैं। वो कोई एक खास नुक्ते पर नहीं हो सकती, किसी भी नुक्ते या किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर एनी लिक्विड बॉइल्स, ठीक है, या चेंज इनटू द वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे क्रिएट करता जा रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस लिखने को कहा जाए तो लिख दीजिएगा, कोई ऐसा एमसीक्यू आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी हम बॉइलिंग की तरफ आएंगे। देखो, बॉइलिंग को समझने के लिए आपको बड़ा एहतियात से काम लेना है। एक दफा ये बात समझ में अगर आ गई आपको, तो आपको सारा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं खत्म हो जाएगी आपकी। देखो किस तरीके से, देखो इस तरह समझो कि पानी में मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। अब पानी के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत कर रहे हैं। ये हरकत उनकी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं जो एक बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और वो ये है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं आहिस्ता, और कुछ हरकत कर रहे हैं तेज। ये मैंने आपको इवेपोरेशन में बताया था। तो इस तरीके से किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आएगी, जो आपने जहन में रखनी है, वो है मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग है, ये पूरा एक नेटवर्क बना रही है। देखो मिसाल के तौर पर ये आपके पास मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए, और इसी तरह से आप हजारों लाखों मॉलिक्यूल, बल्कि यहाँ तो करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे अगर इतना बड़ा बर्तन है तो उन सब मॉलिक्यूल की आपस के अंदर क्या है, एक बॉन्डिंग मौजूद है। इस बॉन्डिंग को आप एक नेटवर्क समझ लो, यानी मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो बॉन्डिंग है पानी के अंदर अगर स्पेसिफिकली है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर दूसरे लिक्विड हैं तो उनके अंदर हो सकता है दूसरी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस मौजूद हों। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इवेपोरेशन में तो जो फास्ट मूविंग थे ना, वही बस बाहर निकल जाते थे। जब वो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते थे तो पीछे रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स डिप्राइव्ड हो जाते थे, यानी कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती थी, और अगर वो बाहर से एनर्जी ले लें तो वो भी ऊपर जाते थे। तो इस तरह से इवेपोरेशन हो रही थी। लेकिन ये अमल सुस्त अमल है, इसमें बहुत कम वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बर्तन भरकर चूल्हे पर रख दो और उसमें पानी भरकर बॉईल करना शुरू करो, मतलब उसको गर्म करना शुरू करो, तो क्या होगा? अब आपने ये सोचना है कि अंदर मौजूद जो बॉन्डिंग है ना, ये वाली बॉन्डिंग क्या कर रही है, उस आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। देखो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो लोगों ने हाथ मिलाया हुआ हो, पकड़ा हुआ ऐसे करके चलो। अब आप एक यहां से खींच रहा हो और एक वहां से खींच रहा हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उन दोनों की, ये खींचने वालों की ताकत ओवरकम कर जाएगी आपकी ताकत पर, तो ये खुल जाएगा।
बिल्कुल यही समझ लो कि बॉन्ड ताकतवर हैं, जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट इन केस ऑफ बॉइलिंग। तो बात यहां पर यह है कि जब वो एक हरारत एक खास हद से बढ़ जाएगी तो उस वक्त क्या होगा, तो यूं होगा कि वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, पहले नंबर तो टूटेंगी नहीं, वो टूट नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी जो हीट है वो तो अंदर दाखिल हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी गर्म करने से पहले वो कम थी, लेकिन गर्म करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप यहां पर एक थर्मोमीटर रख दें और उस थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करें तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यानी जब तक वो ताकतें टूटी नहीं है ना, उस वक्त तक जितनी हरारत दी जा रही है चूल्हे के जरिए, आग के जरिए से, तो वो क्या हो रहा है, वो हरारत इस्तेमाल हो रही है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए, भाई भागो निकलो, पर बॉन्डिंग ने उसको पकड़ा हुआ है। और इस दौरान आपका थर्मामीटर बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब सपोज करो ये हम पानी की एग्जांपल ले रहे हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है टेम्परेचर। अब क्या होगा, अब वो पॉइंट आ गया एक्चुअली पानी के लिए, हर लिक्विड के लिए डिफरेंट होगा। तो वो पॉइंट आ गया है कि जहां पर बॉन्डिंग ब्रेक होगी, सारे मॉलिक्यूल्स ने थोड़ी थोड़ी एनर्जी शेयर कर ली है, क्योंकि वो भागना नहीं चाह रहे थे, वो सब गर्म हो गए। यानी पूरा का पूरा पानी गर्म हो रहा है, ना कि सिर्फ इतना जो कि आग के ऊपर हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ आग के ऊपर पानी गर्म नहीं हो रहा, सबने एनर्जी ले ली है, लेकिन अब उन्होंने इतनी एनर्जी ले ली है कि आप मजीद अगर एनर्जी लेंगे तो बॉन्डिंग टूटेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे। और यही हुआ, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया तो बॉन्डिंग टूटना शुरू हो गई। लेकिन यहां जब बॉन्डिंग टूटने लगी तो बॉन्डिंग के टूटने के साथ साथ क्या हुआ, अब एक चीज आपने और नोट करनी है कि जो टेम्परेचर है ना, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि इस टेम्परेचर पर यानी इस पॉइंट पर वो टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस से 101 नहीं होगा। यानी ये एक ऐसा नुक्ता है जिसमें मजीद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। फिर आप कहेंगे सर क्या आग नीचे से बंद कर दी है? नहीं, आग भी जल रही है, हीट भी आ रही है। तो वो हीट कर क्या रही है? अगर वो टेम्परेचर बढ़ाने में मददगार नहीं है तो फिर क्या कर रही है? वही बात जो मैंने भी आपसे कही कि जो अंदर की बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग्स टूटती चली जा रही हैं और मॉलिक्यूल आजाद हो रहे हैं। तो अब आपने एक बात नोट कर ली, वो क्या? द हीट विच इज सप्लाइड एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर आने पर क्या होगा, जो हीट दी जा रही है वो हीट क्या कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम कर रही है इन द वाटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमेना है, बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल सारे आजाद हो जाएंगे जितने ज्यादा हो सकते हैं। और जब वो आजाद होंगे तो वो अचानक से ऊपर की जानिब आएंगे। जब ऊपर की जानिब आएंगे तो आपको एक इकट्ठे आने पर आपको एक फीलिंग आएगी किसकी? इस तरह से बबल्स बन जाने की, यानी कि अब पानी जो है वो बबल बनकर आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज इवेपोरेशन में नहीं होती। अब आपने चंद एक अहम तरीन चीज सीख ली कि देखो भाई पानी के लिए तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हो सकता है मैथनॉल के लिए तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एथनॉल के लिए ये 79 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो जैसे जैसे, और अगर ग्लिसरीन है तो वो 300 के करीब टेम्परेचर होता है उसका बॉइलिंग। तो इसका मतलब है कि हर एक लिक्विड का ये पॉइंट डिफरेंट है। अब ये पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा है? वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पर। देखो मैं बड़े एहतियात से आपको बता रहा हूं, अगर ये अल्फाज आप सीखते जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा जो हमने पढ़ना है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। तो देखो भाई, अब हमने बॉइलिंग के वक्त क्या कर दिया? बॉन्डिंग तोड़ दी। जब बॉन्डिंग हमने तोड़ दी तो ये मॉलिक्यूल अब सारे आजाद हो जाएंगे और बबल की शक्ल में जल्दी जल्दी से निकलेंगे, और इतने ज्यादा तादाद में निकलेंगे कि आपको लगेगा भाप नजर आएगी। मतलब देखो, इवेपोरेशन जब हो रही है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो आपको भाप निकलती नजर नहीं आती है, लेकिन बॉयल होते हुए आपको बहुत सारी स्टीम यानी भाप नजर आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ छोड़ रहे होते हैं। और अगर ये आपने हीट देना जारी रखी तो पहले ऊपर के मॉलिक्यूल यानी समझ लें एक ऊपर की लेयर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे की लेयर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और फिर भी जारी रखी, यानी
बॉन्डिंग टूटती जा रही है बस। अब जब बॉन्डिंग ही नहीं रही मॉलिक्यूल के दरमियान, तो मॉलिक्यूल्स को बॉन्डिंग होने पर ही तो वो लिक्विड फॉर्म में थे, उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड थी, लेकिन जैसे बॉन्डिंग टूट गई तो वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो गए। इस तरीके से सारा पानी ही उड़ जाएगा और जितना तेज यहां पर उसको हीट दी जाएगी उतनी स्पीड से आपको एक बहुत ज्यादा मिकदार में पानी भी खत्म होता नजर आएगा। मतलब इवेपोरेशन होती अगर उस टेम्परेचर पर, यानी कि आम टेम्परेचर पर, तो फिर क्या होता उसको शायद कई घंटे लग जाते, लेकिन बॉइलिंग जैसे स्टार्ट होती है तो बॉइलिंग स्टार्ट होने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही जितना ज्यादा पानी भी हो, थोड़ा पानी हो गया तो 2 मिनट में उड़ जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का जो कनेक्शन है वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स से सिखाया। आप ही कहेंगे, सवाल आना चाहिए, तो सर इसका 100 ही क्यों है वाटर का, या किसी और लिक्विड का 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है? अब क्यों का जवाब सुनो, ये क्यों बड़ी अहम चीज है, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, इसी चीज को दोबारा देखते हैं। मैंने एक फैक्टर समझाया है, एक फैक्टर बहुत और इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं। देखो मैं इसको दोबारा से समझाता हूं। हम वापस चलते हैं अपनी पुरानी हालत में। हमने एक बॉन्डिंग को टूटते देखा है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और चीज है। वो क्या सर? आप ये सीखो कि जो ऊपर से, यानी जो आपके पास एटमॉस्फेयर है, किसका? जो पानी यहां बॉइल हो रहा है उसके इर्द गिर्द का, वो किससे भरा हुआ है? हवा से। हवा जो है ना, हवा के पार्टिकल्स भी हैं। हवा के पार्टिकल जोर लगा रहे हैं, कहां? हर जगह पर जहां जहां वो टकरा रहे हैं, वो लिक्विड की सतह पे भी टकरा रहे हैं, और इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अब यहां पर दो तरह की ताकतें लगी हैं। एक ऊपर से कि भाई पानी के मॉलिक्यूल तुम बाहर ना निकलो, और पानी के मॉलिक्यूल कहते हैं, या पानी के जो वेपर्स निकलने जा रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो बाहर निकलेंगे। अब यहां पर एक मुकाबला है। जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और पानी के वेपर्स का प्रेशर कम होगा तो वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, चाहे उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट भी जाएं, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी और बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा नीचे से, और इवन के इतना लगेगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा या उसके बिल्कुल करीब हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ऊपर आपके पास है 760 टॉर, ये प्रेशर है किसका? हवा का। और नीचे वाला प्रेशर पहले कम होगा, वेपर बनेंगे, कम होगा, फिर वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, और हत्ता के जब वो 760 टॉर के इक्वल हो जाएगा तो फिर आपको ये जो बबल्स निकलते हुए हैं वो ज्यादा नजर आएंगे। अब मैंने आपके साथ एक फैक्टर और शेयर कर दिया, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अगर हवा प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेयर लगा रही है, तो हम उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर तो आपने किसी बंद जगह पर बर्तन ढक के भी तो पकाते हैं ना, तो बर्तन ढक के पका दिया, ठीक है, तो उस वक्त क्या बॉइलिंग नहीं होगी? उस वक्त जो प्रेशर होगा उसको हम बजाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने के हम उसे कह देंगे एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब आपके पास एक एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी का हो सकता है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि आप इसे घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। वो उस पर जहां पे भी आप मौजूद हो वो अपने हिसाब से चलता है। तो इसका मतलब ये है चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या एक्सटर्नल प्रेशर, वो दोनों ही ऊपर से जोर लगाएंगे। अब हम अगर किसी तरीके से ऊपर के प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से वो प्रेशर बन जाएगा जो पानी ने बाहर निकलने के लिए लगाना है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम कर दें, इजाजत दे दें, तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। तो यही बात आपको समझानी है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर कर बॉइलिंग टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। यानी पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो अगर हम प्रेशर को कम कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर किसी थोड़ा लगा लें और थोड़ा लगा लें, खुद भी कर सकते हैं, और ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता भी है। तो बात ये है कि क्या होगा, पानी जरूरी नहीं फिर 100 पे बॉइल करे, पानी 90 पे बॉइल कर सकता है, 80 पे बॉइल कर सकता है, 70 पे बॉइल कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक फिल्म चल रही है, उसमें सीन आया कि बंदे ने, यानी कि समझ लें कि एक विलन ने हीरो को पकड़ा और उबलते हुए पानी में फेंक दिया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हीरो अंदर से निकल के कहता है मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो बात यह है कि उसको ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों से कुछ नहीं हुआ, बॉइलिंग वाटर में बंदा जल जाता है। तो असल में एक्सटर्नल प्रेशर अगर बहुत कम कर दिया जाए तो पानी 30 इससे, यानी फॉर एग्जांपल वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा, यानी जैसे रूम टेम्परेचर, ठंडा होता है ये। तो बात ये है कि वो उबलता हुआ पानी ठंडा भी हो सकता है, यानी वो ये भी हो सकता है
कि उसको अंदर फेंके और वो जब हीरो बाहर निकले तो वो कहे ओह जल्दी से मुझे टॉवल दे दो, मुझे सर्दी लगी है, मैं बॉइलिंग वाटर से आ रहा हूं। है सर्दी क्यों लग सकती है? अगर वही वाटर आप किसी तरीके से क्या करें, बहुत कम एक्सटर्नल प्रेशर पर बॉईल करो तो 2 3 4 5 10 डिग्री सेल्सियस पे भी वो बॉईल कर सकता है और वो ठंडा यख पानी होता है जैसे सर्दियों में होता है। तो बात यह है कि उबलता पानी ठंडा भी हो सकता है, उबलता हुआ पानी गर्म भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने उबलने में जितना ज्यादा हीट ली, देर ली, हीट लेता रहा उतना वो पानी ज्यादा गर्म होगा, और अगर वो कम हीट पर उबल गया तो वो पानी इतना गर्म नहीं होगा। तो इस तरह से जो चीज आपको दिख रही होती है बाज़ औक़ात वो उस तरह का फील नहीं देती है जो एक्चुअली हो, यानी जो आपके दिमाग में हो वो डिफरेंट हो जाता है। तो बहरहाल ये मैंने एक मिसाल इसलिए दी है ताकि आपको समझा सकूं कि एक्सटर्नल प्रेशर के चेंज होने से वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो अब डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सबके लिए अगर कांस्टेंट तस्वर किया जाए तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि कौन पहले उबलेगा और कौन बाद में उबलेगा। जिसकी वीक होंगी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वो जल्दी उबल जाएगा, और जिसकी स्ट्रांग होगी वो देर से उबल जाएगा। तो ये एक फैक्टर हुआ। और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ, अगर हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को कांस्टेंट तस्वर करें तो फिर जो डिसेसिव फैक्टर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, यानी वो जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग उतना देर से होगी, और एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा उतनी बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। तो यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब इसी चीज को देखेंगे कि बुक कैसे लिखती है और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो कोई मसला ही नहीं था, इतना आसान टॉपिक। अब आप तस्वर करो कि हम बात करते हैं यहां वापस आकर, तो कहता ही है when liquid is heated, यानी कि आपने लिक्विड को क्या किया, गर्म किया, इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। अ स्टेज कम्स, एक ऐसा वक्त आ जाएगा व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अब एक लम्हा भी नहीं लगेगा नीचे का प्रेशर ज्यादा होने में और पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, इसी वक्त में लिक्विड बॉइल करना यानी बुलबुले बनना शुरू हो जाता है। एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है और ये बॉइलिंग की डेफिनेशन भी है। अगर तो आप यहां से करोगे ना, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यहां तक करोगे ये बॉइलिंग की डेफिनेशन है, और द टेम्परेचर का जिक्र करोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट का। तो फिलहाल पूरा लिखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने कर दी है। इसके बाद आप चलो आगे, देखो आपको कितना आसान लगेगा, आपको सर तो सारा समझ में आ गया। वो कैसे? बॉइलिंग लिक्विड प्रॉपर्टीज, यानी बॉइल होते वक्त क्या होगा। तो लिखता है इनसाइड द लिक्विड वेपर बबल्स फॉर्म, वेपर क्या होंगे, बबल की शक्ल में बाहर आ जाएंगे, वो बबल बनाएंगे। द इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसी बात है वेपर का यानी इंटरनल प्रेशर बाहर वाले यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। इट दिस मेक द बबल राइजेस एंड बर्स्ट, इस तरह से बबल ऊपर आके फटेंगे। At the boiling point, constant stream of the bubble appears, और मुसलसल अगर आप हीट देते रहोगे तो मुसलसल बबल्स बनते रहेंगे। ये सब चीजें आपको पता है। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, बहुत आसान सा है। What happens to the kinetic energy of the molecule in liquid on boiling? ये मैंने अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन ये पॉइंट भी इसके अंदर ही शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझो। What happens to kinetic energy of molecules in a liquid on boiling? यानी जब बॉइलिंग हो रही है, लिक्विड बॉइलिंग के करीब है, उबलने लगा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करती है या उस पर क्या असर पड़ता है। When heating continues, the kinetic energy of the molecules increases. जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। This causes a rise in temperature. इस तरह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। At the boiling point, the kinetic energy becomes maximum. यानी कब तक बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक। अब बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। जितनी गुंजाइश थी मॉलिक्यूल में अपनी बॉन्डिंग को बचाने के लिए वो खत्म हो गई। अब मॉलिक्यूल ने बाहर ही जाना है। तो लिखता है फर्दर हीटिंग does not increase temperature, अब मजीद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि instead heat is used to break the intermolecular forces and convert liquid into vapors, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल ने बाहर निकल जाना है। ये मैंने आगे एमसीक्यू भी लिख दिया है कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये एमसीक्यू भी है कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो दी जाने वाली हीट है वो बजाय क्या करने के, टेम्परेचर बढ़ाने के, वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ब्रेक करने के काम आती है। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि मैंने कहा ये एमसीक्यू भी बन सकता है। अब चलते हैं मजीद आगे, और वो ये कहता है कि भाई आप ये कुछ एग्जांपल्स देखो, ये बड़ी आसान सी एग्जांपल्स देखो। एक तरफ हमने दिया है वेपर प्रेशर, यानी कि आप गर्म करते आ रहे हो, कैसे गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर देकर गर्म करते आ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट
की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो आप मिसाल पहले वाटर की ही लो, पानी की। अब पानी क्या कहता है, वो कहता है कि जब देखो हमने यहां तक हम पहुंचे तो क्या हुआ, इस वक्त तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर और वेपर प्रेशर तकरीबन हो गया 100। ठीक है, फिर उसके बाद आप मजीद ऊपर चले गए, जैसे आप यहां तक आ गए। जब आप यहां तक पहुंचे तो टेम्परेचर कितना हो गया जी, डबल 80 हो गया। और उसके बाद 600 के करीब क्या हुआ, वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, जैसे कि 760, यहां तक पहुंचना है हमने। और जब हम यहां तक पहुंचे, अच्छा यहां बड़ा कमाल का फिनोमेना है, मैं जरा आपको सिखाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आपने नोट करना है। ये वाला पॉइंट कैसा है, इस पॉइंट पर अगर गौर से देखो तो ये तकरीबन टेम्परेचर बन रहा है 90 डिग्री, और ये आपके पास दूसरा हिस्सा जो आखिरी वाला हिस्सा है, ये बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री का फर्क है। और इस दौरान जो वेपर प्रेशर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब सोचो कि ये दूध है, ठीक है, जैसे अम्मी ने आपके जिम्मे लगाया हुआ है कि भाई जाओ और जाकर ना दूध देखना ये उबल ना जाए। ठीक है, मैं भी आती हूँ, आपने देखा दूध उबल ही नहीं रहा, उबल ही नहीं रहा, आपने कहा ये दूध नहीं उबलता भाई। मैं ऐसा करता हूँ, जाके कहीं और जरा घूम फिर कर आता हूँ, या जरा मोबाइल में एक दो मैसेज ही पढ़ लूँ। आपने यूं किया मोबाइल पढ़ने के लिए, वहां दूध उबल गया। ओह ये क्या हो गया, यानी खड़े 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 कुछ नहीं हो रहा था और फिर अचानक से ऐसा हुआ, आपका दूध इंतजार कर रहा था कि बूदर करो। ऐसा नहीं है, बल्कि जो ये आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट्स हैं, इन लास्ट पॉइंट में ऐसा ही होता है कि यहां पर थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी थोड़े वक्त में जो वेपर होते हैं ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं और बॉयल और एक्सटर्नल प्रेशर के करीब पहुंच जाते हैं, और इसलिए वो अचानक तब्दीली रोनुमा हो जाती है। यानी कि आपको यहां से यहां तक चलने में इतना वक्त जो लगा है, आप समझ रहे थे शायद आगे भी ऐसे चलेगा, पर आप गौर करो इस वाले ग्राफ को कि ये ग्राफ शुरू में, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ग्राफ शुरू में तो कैसा था, तकरीबन ऐसे, लेकिन आखिर में अगर देखो तो इसकी वही ढलवान नहीं है जो पहले थी। इसका मतलब है थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसका मतलब है यहां पर चेंज अब्रप्ट है, यहां पर चेंज थोड़े से ग्रेजुअल है। तो इसलिए आपको शुरू में लगा कि अब ये जितना वक्त ले गया है इसे कितना फर्क पड़ा है, और आखिर के अंदर तो फिर इतना ही फर्क पड़ेगा, आपका जहन ऐसे कहता था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये चेंज ना अच्छा नजर ना आ रहा हो तो यहां देखो, ये ग्राफ कैसे है, तकरीबन ऐसे है, और आखिर ऊपर चढ़ के देखो तो ये ग्राफ कैसे है, सीधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में, यानी लास्ट पॉइंट पर जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते आ रहे होते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तब्दीली फौरन आ जाती है। अच्छा चलो, अब इसके बाद आप देखो क्या कहना है। अब आपने कुछ चीजें याद करनी है। याद करना क्या है, डाई इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 है। ये आप नीचे लेके आओगे ना, यहाँ 34.6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कब आया, जब एक्सटर्नल प्रेशर जितना हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इथाइल अल्कोहल का 78.3 या ऑलमोस्ट 79 है। ठीक है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर यहां पर आकर इस लाइन को मिला है। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये 760 वाली लाइन है, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर जितनी होती है। और इस वक्त अगर आप गौर से देखो तो जो टेम्परेचर होगा वो यहां पर नजर आएगा आपको। इसी तरह से पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये देखो, ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है ना, और जाते जाते बंदी कहां जाके रुकेगी, तो ये कहां जाके रुकेगी, अगर मैं इस लाइन को नीचे की जानिब बढ़ा दूं, ये देखो यहां पर, तो ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये तकरीबन, यहाँ जगह कम हो गई, पेज खत्म हो गया है इसलिए बुक ने भी नहीं बनाया, तो तकरीबन 300 सेल्सियस, 3 कुछ 10 लिखा होता है, तो यहां पर जाकर बॉईल करेगा। ये ग्लिसरीन है, इसको बॉईल करना देर से होगा, या कह लें इसका बॉईल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बुक हमें क्या कहती है। ये जो आपके पास लाइंस लिखी हुई हैं, द फिगर शोज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी वेपर प्रेशर जो है वाटर का या किसी भी इथाइल अल्कोहल का, इथाइल ग्लाइकोल का, इथाइल ग्लाइकोल को ग्लिसरीन या एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, डाइथाइल ईथर का, इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, द ग्राफ प्रूव्स दैट बॉइलिंग अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू 760 टॉर। तो जो ऊपर मैं समझाया है वो थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे लिखा हुआ है। ग्राफ जब भी लिखा करो उसका थोड़ा सा डेटा दे दिया करो, ग्राफ भी बनाया करो, बताया करो ग्राफ क्या शो कर रहा है या ग्राफ में क्या हासिल हुआ, तो इस तरीके से आपका ग्राफ कीमती होगा। अच्छा, बाज स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर ग्राफ के बारे में बताएं, या ये बनाने हैं नहीं बनाने हैं। देखो, जो बुक के ग्राफ्स है ना, उनको तो आपने हर सूरत करना है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल तब करना है जब वो पूछा जा रहा है। अगर वो पूछा नहीं जा रहा
तो आपने जबरदस्ती नहीं बनाना उसको। एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो उसकी चीजें होती हैं, चाहे वो ग्राफ है, टेबल है, वो आपको बनाने चाहिए। हाँ, टेबल में थोड़ा सा ये है कि टेबल अगर यानी टेबल सारा ना बनाए, अगर टेबल बहुत ज्यादा डेटा रखता है तो थोड़ा डेटा याद कर लें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 4-5 एग्जांपल्स याद कर लें ताकि आपके लिए इजी हो। जैसे कि देखो ये भी एक डेटा दिया हुआ है, अब सारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे अहम सा आपको लग रहा है कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, एसिटिक एसिड है ये याद कर लो, बेंजीन याद कर लो, और इसके साथ साथ एथेनॉल याद कर लो, वाटर लाजमी याद कर लो। ठीक है, तो ये 4-1-5 जो है ना एग्जाम्पल कर लो पहले, फिर जब वक्त के साथ साथ आगे जाओगे तो आपको थोड़ा एंट्री टेस्ट में बाजू का जरूरत पड़ती है, तो वहां जाकर आपके लिए इजी हो जाएगा। जरा कुछ मजीद भी याद कर लेना, लेकिन शुरू में थोड़ा सा याद कर लो ताकि वो आपका एक जो टेबल बनाओगे एग्जाम में तो डेटा तो लिखोगे ना, तो उसका थोड़ा सा जरा तरीकाकार अच्छा लगेगा आपको। अब आते हैं फैक्टर्स को समझने के लिए, और फैक्टर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि फैक्टर होते कैसे हैं और वो कैसे असरअंदाज होते हैं। चलो उसको हम बुक की तरफ से देख लेते हैं। बुक वाला ये कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स, यानी इसका क्या अमल दखल है। स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी, लोअर वेपर प्रेशर होगा। जब स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी तो वेपर निकलेंगे नहीं, प्रेशर कम जनरेट होगा, और देर के बाद क्या होगा, वो वेपर बाहर निकलेंगे, इसलिए ज्यादा हरारत ले लेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बताया हुआ है और बताया है कि ये मेथनॉल से ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट जो टेबल है ये डिस्कस हो गया है, चंद एक याद कर लो जैसे मैंने आपसे कहा। फिर इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। वो बड़ा आसान सा है। वो कैसे, अ लिक्विड बॉइल्स when its vapor pressure becomes equal to external pressure। इसका मतलब है ये दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। If external pressure increases, more heat is required, boiling point ज्यादा। If external pressure decreases, less heat is needed, thus the boiling point lowers। तो कब boiling point बढ़ेगा और कब boiling point घटेगा, बढ़ेगा घटेगा ताल्लुक रखता है किससे, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यही चीज अगर आप यहां पर चेक करो तो बड़ा जबरदस्त है। वो क्या है, देखो भाई समझो ये कराची वाले लोग हैं, ये आपके पास कराची में है, समंदर में तो कोई नहीं रहता, कराची के अंदर है, और कराची से ऊपर एक पंजाब है, उससे ऊपर समझ लें केपी है, और फिर उसके बाद K2 है, पहाड़ है। अब इसमें क्या बताने का मकसद है, देखो बताने का मकसद ये है कि अगर आप गौर से देखो, ये समझो कि यहाँ पर आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स लगनी है ऊपर से। अब हवा का यहां पर कम हिस्सा है और हवा का यहां पर ज्यादा हिस्सा है, तो ज्यादा प्रेशर लग रहा है ऐसे समझ लो, और ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तकरीबन यहां पर 760 है। लेकिन जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाओगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा तो बॉइलिंग भी क्या होगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी। अब इसी चीज को किताब के डेटा के साथ जरा जोड़ लो और इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना। देखो ये किस तरीके से, देखो वो कहता है कि वाटर बॉईल करता है 120 पे, यानी 100 की बजाय 120 पर। ऐसा कम मुमकिन है, ऐसा तब जब आप एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दो, यानी किसी जगह पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए, तकरीबन ये डबल एक्सटर्नल प्रेशर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और वाटर बॉइल्स एट 25 सेल्सियस, अगर इतना कम प्रेशर हो गया, यानी अब ये वो वाला पानी है जो बॉईल करते हुए कोई इसको पी ले तो उसे ठंड लग जाएगी। ठीक है, छींकें आने लग जाएंगी भाई, इतना ठंडा पानी पी रहे हैं हम। ठीक है, तो यानी सर्दियों के अंदर, तो इसका मतलब है सर्दियों में ये पानी जो है ठंडा लगता है, गर्मियों में ये पानी अच्छा लगता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इस पे बॉईल करता हुआ वाटर ठंडा होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से किताब ने मजीद बताया कि 700 टॉर प्रेशर होता है मरी में, यानी कम होता है 760 से, तो वाटर बॉयल हो जाएगा 98 पर। यानी कोई खाना पका रहा है कहां पर, कराची में, निहारी बना रहा है या फिर वो हलीम बना रहा है, जल्दी पक जाता है, काम देख को खोल के बन जाता है। लेकिन अगर आप यही चीजें मरी में पकाने की कोशिश करें तो आपसे पकाना मुश्किल हो जाएगी, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें गलेंगी नहीं। जैसे सपोज कीजिए आपने क्या करना है, खाना पकाना है गोश्त, अब ये गोश्त हम बना रहे हैं, कुकर के अंदर पका रहे हैं। ठीक है, अगर कुकर का ढक्कन खुला हुआ है तो क्या होगा, अब पानी जब तक 100 डिग्री तक बॉयल नहीं होगा ना उस वक्त तक गोश्त नहीं गलेगा। अब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम है, पानी बॉयल हो जाता है 98 पर, तो क्या होगा, पहले बॉइलिंग जब 98 पे स्टार्ट होगी तो टेम्परेचर 9900 तो जाएगा ही नहीं, सारा पानी वहीं पर ही उड़ जाएगा और खाना अनकुक्ड रह जाएगा, या कह लो वो उस तरह नहीं गल पाएगा अगर गोश्त है जैसे वो गलना चाहिए। तो फिर हमें कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन डेटा मुकम्मल कर लो। तो वो कहता यही है कि अगर आपने मरी में देखा 98 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाएगा,
और अगर आपने माउंट एवरेस्ट पर जाके खाना पकाना शुरू किया तो वाटर 69 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाएगा और इस पे खाना मुश्किल ही पकेगा। ठीक है जी। तो ये हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने का नतीजा है कि बॉइलिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास डेटा है, इसको भी याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं इसके अंदर से, और ये ही आपने एग्जाम्पल के तौर पे पुट कर देने हैं जब आप एक्सटर्नल प्रेशर और वाटर के दरमियान बहस करोगे। इसके बाद आता है हाउ डज फूड कुक फास्टर इन द प्रेशर कुकर, यानी प्रेशर कुकर के अंदर फूड जल्दी क्यों पक जाता है। तो इसमें हमने करना ये है कि आपने कुछ यूं सोचना है कि सोचो कि पहले वेपर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ढक्कन बंद है ऊपर से, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब जब यहाँ पर वेपर भर जाएंगे तो उनका एक प्रेशर बन जाएगा। तो अब ऊपर की जानिब समझ लो एक प्रेशर आ रहा है, हर जगह पे लगेगा, ये दीवारों में भी लगेगा कुकर की, लेकिन फिलहाल मैं इसका एरो नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। यानी ये यहाँ पे भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी पानी का प्रेशर यही है। यानी अब हमने यहाँ पर समझ लें एक आर्टिफिशियल प्रेशर जनरेट कर लिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके बाद जो मजीद पानी के मॉलिक्यूल ऊपर आने की कोशिश करेंगे उनके दरमियान और पहले से मौजूद वेपर के दरमियान एक टकराव होगा, नीचे वाले फिर ऊपर नहीं जा पाएंगे और वेपर बनने की बजाय वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में हैं तो फिर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है तो फिर क्या होगा, दी जाने वाली हरारत टेम्परेचर के बढ़ाने का सबब बन जाएगी। तो जहां पानी ढक्कन खोलकर 98 डिग्री पर बॉईल हो रहा था, अब ढक्कन रखने के बाद वो 120 130 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा हीट लेगा वाटर और ज्यादा हीट में खाना जल्दी पक जाता है। यही थोड़ा सा यहाँ पर तरीकाकार है। तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ भैया, बता देता हूँ आपको। द प्रेशर कुकर रेजेस एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली, यानी यहाँ आर्टिफिशियली तौर पर आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया। स्टीम कैन नॉट एस्केप, अब बाहर तो कोई निकल नहीं सकता, रास्ता बंद है। सो इट पासिस ऑन द वाटर सरफेस, तो फिर सॉरी इट प्रेसेस ऑन द वाटर सरफेस, अब पानी की सतह पर यानी यहाँ पर प्रेशर लगेगा। फिर क्या होगा, दिस इंक्रीजेस द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी अब देर से बॉईल होगा और एज अ रिजल्ट फूड कुक फास्टर। ठीक है, और खुराक जल्दी पक जाएगी। ये जी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल था। इसके बाद किताब ने यहाँ पर छोटा सा एक क्या दिया है, क्विक चेक दिया है। सारे सवाल मैं करवा चुका हूँ, आपने बस इसको एक बार पढ़ लेना है और ये आपका काम हल हो जाएगा। नोट से पढ़ लो, खत्म। Why is food cooking difficult at high altitude? भाई प्रेशर के लो हो जाने की वजह से ऐसा है, बाकी आप पढ़ लेंगे। Why does food cook quick faster in a प्रेशर कुकर? अभी जब आप बताया है तो उसका मतलब ये है कि आपने जस्ट आर्टिफिशियली तौर पर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से खुराक जल्दी पक जाएगी हाई टेम्परेचर पर। और एक क्वेश्चन और है, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है हायर देन द एथेनॉल इन विच इज 78 सेल्सियस, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है और एथेनॉल का कम है या अल्कोहल का कम है, इवन दो बोथ हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो जवाब वही है जो पुराना वाला था जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। पानी के अंदर पर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दो होते हैं, जबकि एथेनॉल में एक ही होता है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है पानी के अंदर, दैट्स व्हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और तकरीबन 100 है, और एथेनॉल का जो है वो कम है। तो ये ही आपने जवाब लिख देना है, मैंने भी यहाँ पे बताया हुआ है, अच्छी तरह से इसको आप पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि याद हो जाएगा। अगर कुछ समझ में आ जाए करे तो लाइक जरूर कर दिया करें, पता चले कि हाँ कुछ ना कोई आपने देखा भी है। बाकी कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल बी राइट बैक द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।